Welcome to our YouTube channel Navi with Study and Enjoy। आज हम कुछ नया बनाने जा रहे हैं जिसे बीएड में केस स्टडी के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी एक बालक जो विशिष्ट बालक होता है उसके ऊपर हम केस स्टडी की फाइल बनाते हैं, यानी संपूर्ण विवरण हम उसका लिखते हैं। और बताया जाता है कि केस स्टडी के अंदर जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 81 से 90 तक होती है, उन्हीं बच्चों को हम केस स्टडी के अंतर्गत लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम व्यक्ति इतिहास विधि का परिचय देखेंगे। व्यक्ति इतिहास विधि बहुत प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम टायर्डमैन द्वारा 1787 ईस्वी में किया गया। इसके बाद 1885 में प्रेयर ने जर्मनी में इस विधि का प्रयोग किया। व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग विधि या चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में समस्यात्मक या विशिष्ट बालकों के अध्ययन के लिए व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति इतिहास विधि की परिभाषाएं, यानी व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में किन किन विद्वानों के क्या क्या विचार थे, आगे हम यह देखेंगे। जिनमें से एक है बीसज व बीसज के अनुसार। बीसज कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि एक प्रकार की गद्यात्मक व्याख्या है जिसमें एक व्यक्ति एक परिस्थिति या एक संस्था का अति सावधानी से और पूर्ण अध्ययन करती है। नेक्स्ट आता है CR शो के अनुसार, यानी CR शो है वो व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में क्या मत रखते हैं। तो CR शो कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि एक संस्था, एक समुदाय, एक समूह हो सकता है जिसे अध्ययन की महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। नेक्स्ट है शिव पारदो यंग के अनुसार। शिव पारदो यंग कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि को किसी व्यक्ति के सूक्ष्मगत्वा तथा अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्ति इतिहास विधि की विशेषताएं। व्यक्ति इतिहास विधि की विशेषताएं, फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। सेकंड है व्यक्तिगत अध्ययन में प्रत्येक छात्र को अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें छात्र बहुआयामी माध्यमों से सीखता है। फोर्थ पॉइंट है व्यक्ति अध्ययन में शिक्षक अधिक उत्तरदायी होता है क्योंकि उसे प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से सीखना होता है। ये हो गई हमारी व्यक्ति इतिहास विधि की विशेषताएं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट व्यक्ति इतिहास विधि के गुण, यानी व्यक्ति इतिहास विधि के क्या क्या गुण हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यह निदानात्मक अध्ययन के लिए सर्वोत्तम विधि है। सेकंड पॉइंट है यह व्यक्ति के बारे में संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। थर्ड पॉइंट है यह बच्चे की प्रकृति को समझने में सहायक होती है। फोर्थ पॉइंट है यह वैज्ञानिक, विश्वसनीय तथा वैध विधि है, यानी वैज्ञानिक भी है, विश्वसनीय भी है और वैध भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति इतिहास विधि के दोष, यानी क्या क्या इसमें दोष हैं। फर्स्ट, इस विधि के परिणामों को
सभी व्यक्तियों के लिए सामान्यकरण नहीं किया जा सकता। यह बहुत लंबी तथा समय लेने वाली विधि है। थर्ड पॉइंट, इसमें पक्षपात आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारी जो है वो व्यक्ति इतिहास विधि समाप्त हो जाती है। इसके बाद में हम किसी विशिष्ट बालक की परिचर्चा करते हैं और उसके बारे में संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। विशिष्ट बालक का परिचयात्मक विवरण देने से पहले मैं बता देती हूँ कि विशिष्ट बालक के बारे में अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण विवरण हमें पता होना चाहिए, यानी उसके जन्म स्थान से लेकर के उसके माता पिता, पढ़ाई, माता पिता का कारोबार, बच्चे की मानसिकता, फ्रेंड्स, पड़ोसी, माता पिता का मत, अध्यापकों का मत, काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, ये अब हम देख रहे हैं विशिष्ट बालक का परिचयात्मक विवरण। जब हम परिचय देते हैं तो यहाँ साइड में जो जगह खाली दिख रही है वहाँ पे हमें, यानी यहाँ पे हमें फ़ोटो भी लगानी होती है। तो बालक का नाम, जिस भी बालक के ऊपर आप केस स्टडी फाइल बना रहे हैं उसका नाम आ जाता है। उसके बाद में बालक की आयु कितनी है, 11 से 14 या लास्ट 16 वर्ष तक होना चाहिए बालक, जिससे कि उसकी केस स्टडी फाइल हम अच्छे से बना सकें। बालक के पिता का नाम, बालक के पिता का नाम क्या है वो हमें यहाँ लिखना होता है। फोर्थ पॉइंट है, बालक के पिता का व्यवसाय, व्यवसाय मजदूरी, कृषि और भी कुछ भी हो सकता है जो बालक के पिता व्यवसाय करते हैं। नेक्स्ट है, बालक की माता का नाम, जो भी बालक की माता का नाम है वो यहाँ आ जाएगा। बालक की माता का व्यवसाय हमें गृहिणी करना है। नेक्स्ट है, पिता की वार्षिक आय, पिता की वार्षिक आय कम ही लिखनी है, जैसा कि इसमें 48,000 मैंने लिख रखा है, जिससे कि क्या बच्चे को वो वातावरण नहीं मिल पाएगा जो जिनके बच्चों के माता पिता की आय, वार्षिक आय ज़्यादा होती है और वह अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी मानसिकता भी अच्छी ही होती है। इसलिए यहाँ पे हमें वार्षिक आय कम ही लिखनी होती है। यहाँ पे मैंने 48,000 लिख रखा है। बालक के भाई बहन का नाम, कितने भाई कितने बहन हैं, वह घर का पता, ये सब हमें लिखना होता है। इसके बाद में हम चलते हैं बालक का जन्म संबंधी विवरण, यानी बालक का जन्म कहाँ पर हुआ और उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बालक का जन्म संबंधी विवरण। फर्स्ट पॉइंट है बालक का जन्म स्थान। मैंने लिख रखा है घर पर, आप हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं, हॉस्पिटल जहाँ पे भी बालक का जन्म हुआ है वो भी लिख सकते हैं। जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य अच्छा, बालक का स्वास्थ्य अच्छा ही था। जन्म के समय माता का स्वास्थ्य वो भी अच्छा ही है। फोर्थ है जन्म के समय हुई कठिनाइयों का विवरण। आप यहाँ पे अगर कोई कठिनाई उसको, उसके परिवार के लोगों को हुई हो तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कोई नहीं लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बाल्यावस्था में हुई बीमारियों का विवरण। निमोनिया या और भी अदर कोई बीमारी बच्चे को हुई हो तो आप लिख सकते हैं। निमोनिया है वो नॉर्मल है, वो लगभग बच्चों को
हो ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ निमोनिया लिख दिया है। बाल्यावस्था में हुई दुर्घटना का विवरण। आप यहाँ पे हाथ में चोट, पैर में चोट, जो भी बच्चे के साथ दुर्घटना हुई है उसका विवरण यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बालक का विकास संबंधी विवरण। तो बालक के विकास में क्या क्या सहायक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बालक ने माँ का दूध पिया या बाहर का, हमें लिखना है माँ का दूध। सेकंड क्वेश्चन है बालक के बैठने की आयु। बालक के बैठने की आयु कितनी होती है? लगभग 6 से 8 मंथ तक बालक बैठना सीख जाता है। यहाँ मैंने 7 मंथ लिखा है। थर्ड पॉइंट है बालक के घुटनों के बल चलने की आयु क्या थी? तो लगभग बालक 8 मंथ से 14 मंथ तक चलना सीख जाता है, यानी 1 साल का जब तक होता है तब तक वह घुटनों के बल खिसकना, चलना सीख जाता है। तो यहाँ मैंने 10 मंथ लिखा है। थर्ड पॉइंट है बालक के खड़े होने की आयु। बालक खड़ा होना 1 से 1.5 साल तक सीख जाता है। 1 से 1.5 साल तक खड़ा होना और चलना दोनों सीख जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 वर्ष लिखा है। नेक्स्ट आता है बालक के चलने की आयु। यहाँ मैंने 1.5 साल लिखा है। नेक्स्ट आता है बालक के बोलना प्रारंभ करने की आयु, यानी बालक 2 वर्ष का जब तक होता है तब तक वह 5 से 7 शब्द सीख जाता है। उससे पहले भी वह लगभग जैसे पापा, नाना, मामा और भी जैसे उसे सरल जो शब्द लगते हैं वो बोलना सीख जाता है। लेकिन 2 साल का होते होते बच्चे को 5 से 7 शब्द कंठस्थ हो जाते हैं और वह बोलना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट आता है बालक के द्वारा विद्यालय जाने की आयु। मिनिमम टू मिनिमम एज हम 5 ईयर रखते हैं कि बच्चा जब 5 साल का होता है तभी हम उसे स्कूल भेजते हैं। तो यहाँ मैंने 5 वर्ष लिख रखा है। नेक्स्ट आता है बालक का शैक्षिक विवरण। बालक के शैक्षिक विवरण में हमें लगभग 3 से 4 साल तक का विवरण देना होता है, जिसमें हमें कक्षा, कौन सी कक्षा में था और किस वर्ष में था ये हमें लिखना होता है। बालक के पूर्णांक कितने थे और बालक के प्राप्तांक यानी उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं वह लिखना होता है, और प्रतिशत कि कितने % इसके किस ईयर में बने हैं और कौन सी क्लास में बने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो बालक है उसने 2018-19 में 3rd ईयर कंप्लीट की है और उसके जो पेपर था वो 400 नंबर का था। उसमें से उसने 175 अंक लिए, जिसमें 43.77% उसके बने। उसी प्रकार से आगे भी है और 2021-22 में वह 6th क्लास में आ गया और 6th क्लास में उसके जो पूर्णांक है वो 1200 थे। उसमें से उसने 580 अंक प्राप्त किए और उसके 48.33% बने हैं। तो इस तरीके से हमें 4 साल का विवरण लिखना होता है जिस भी बच्चे के ऊपर हम केस स्टडी फाइल बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है बालक के पिता का नाम, जो हम आगे भी देख चुके हैं, वहीं से हमें डिटेल वापस ले लेनी है। बालक के पिता का व्यवसाय, मैंने उधर मजदूरी लिखा तो यहाँ भी मजदूरी ही लिखा है। आपका जो व्यवसाय हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पिता की वार्षिक आय मैंने उधर 48,000 लिखा है और इधर भी मैंने 48,000 ही लिखा है। यानी जो डेटा हमने पहले लिख दिया है या ऐड कर दिया है वही हमें लास्ट तक केस स्टडी फाइल में ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है
कि मैंने आगे तो लिख दिया पिता का व्यवसाय मजदूरी और बाद में लिख दिया मैंने पिता का व्यवसाय कृषि, तो ये सब नहीं होता। अगर मैंने उधर मजदूरी लिखा है तो इधर भी मजदूरी ही लिखना है। और अगर मैंने उधर वार्षिक आय 48,000 या 50,000 लिखी है तो यहाँ भी मुझे 48,000 या 50,000 ही लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है माता का नाम। माता का नाम भी हमें वहीं लिखना है जो हम आगे लिख के आ चुके हैं। नेक्स्ट है माता का व्यवसाय, मैंने गृहिणी लिखा था और इधर भी गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है माता की वार्षिक आय, यहाँ पे आप वार्षिक आय लिख सकते हैं, कोई नहीं भी, या लिख भी सकते हैं जैसा आपको सूटेबल हो, ठीक लगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बालक के परिवार का समाज के साथ संबंध। इसमें पॉइंट देखते हैं। बालक के परिवार का पड़ोसियों के साथ संबंध कैसा है? अच्छा है। बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? कमज़ोर है। थर्ड, बालक के परिवार की समाज में क्या स्थिति है? अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट, बालक का अन्य लोगों के साथ संबंध कैसा कैसा है। फर्स्ट पॉइंट आता है बालक का अपने अभिभावकों के साथ यानी माता पिता के साथ संबंध कैसा है? अच्छा है। बालक का अपने भाई बहन के साथ संबंध कैसा है? अच्छा है। थर्ड पॉइंट आता है बालक का अपने शिक्षकों के साथ संबंध कैसा है? अच्छा है। फोर्थ पॉइंट आता है बालक का अपने सहपाठियों के साथ संबंध कैसा है? अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट आता है बालक का अपने पड़ोसियों के साथ संबंध कैसा है? अच्छा है। सभी में हमें अच्छा लिखना है। नेक्स्ट आता है बालक की समस्या संबंधी विवरण। बालक की क्या क्या समस्या है, किसके किसके प्रति है। बालक की समस्या के प्रति माता पिता का क्या मत है? सकारात्मक मत है। सकारात्मक नकारात्मक आप लिख सकते हैं। बालक की समस्या के प्रति पड़ोसियों का मत सकारात्मक। बालक की समस्या के प्रति सहपाठियों का मत सकारात्मक। नेक्स्ट है बालक की समस्या के प्रति शिक्षकों का मत सकारात्मक। नेक्स्ट पॉइंट आता है बालक की समस्या का निवारण, यानी बालक की जो समस्या है उसे हमें कैसे सोल्व करना है, मतलब क्या चीज़ करनी चाहिए, वह हमें यहाँ लिखना है। जैसे मैंने लिखा है बालक को स्पष्ट बोलने का अभ्यास कराना एवं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट है बालक का संपूर्ण विवरण। इसमें बालक के बारे में हमें लिखना है। क्या बालक क्रोधी स्वभाव का है? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है क्या बालक उदास रहता है? हमें लिखना है नहीं। थर्ड पॉइंट है क्या बालक शांत प्रवृत्ति का है? नहीं। फोर्थ है क्या बालक जिम्मेदारी के काम से घबराता है? मैंने इसमें लिख रखा है कभी कभी, आप हाँ या नहीं भी लिख सकते हैं, कभी कभी भी लिख सकते हैं। फिफ्थ है क्या बालक चंचल प्रवृत्ति का है? हाँ। सिक्स्थ, क्या बालक हमेशा भयभीत रहता है? नहीं। सेवेंथ, क्या बालक शीघ्र उत्तेजित हो जाता है? हाँ। एट्थ, क्या बालक प्रत्येक कार्य में शीघ्रता से कार्य करता है? नहीं। नाइन्थ है क्या बालक में बदला लेने की भावना है? हाँ या नहीं आप लिख सकते हैं। टेंथ है क्या बालक अपने से छोटे व कमज़ोर व्यक्तियों को सताता है? नहीं। नेक्स्ट है क्या बालक में सामग्री नष्ट करने की प्रवृत्ति है? नहीं। क्या बालक सदैव दुख में डूबा रहता है? नहीं। क्या बालक ज़्यादा समय तक घर से बाहर रहता है? नहीं। क्या बालक लोगों से बात करने में हकलाता है? नहीं। क्या बालक आज्ञाकारी है या नहीं है, वह हमें लिखना है हाँ या नहीं। 16
क्या बालक अपनी आवश्यकता की चीज़ें मांगने की में झिझक या शर्म महसूस करता है? हम लिख सकते हैं कभी कभी, भाई कभी कभी तो झिझक या शर्म महसूस हो ही जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही झिझक होती है, या ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। तो मैंने यहाँ कभी कभी लिख दिया। नेक्स्ट है, बालक एकांत प्रिय है या नहीं? नहीं। क्या बालक को अपने अभिभावकों से पूर्ण स्नेह मिलता है? हाँ। क्या बालक अपने आप को परिवार में दुखी महसूस करता है? नहीं। नेक्स्ट है, क्या बालक को उसके शिक्षक स्नेह करते हैं? हाँ। नेक्स्ट है, बालक को नए लोगों से मिलना पसंद है या नहीं? कभी कभी। नेक्स्ट है, बालक अपने अवकाश के समय क्या करता है? खेलता है। क्या बालक खेलने में रुचि रखता है? हाँ। नेक्स्ट है, क्या बालक नई जगहों पर प्रसन्नता का अनुभव करता है? हाँ। नेक्स्ट है, क्या बालक को नए लोगों से मित्रता करना पसंद है? हाँ। नेक्स्ट है, बालक को कौन सा खेल पसंद है? सतोलिया, बास्केटबॉल, क्रिकेट, जो भी बच्चे को पसंद है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, बालक को कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है? कहानियों की, और आप लिख सकते हैं कविता की। बालक अपने मनोरंजन के लिए क्या करता है? खेलता है, टीवी देखता है। नेक्स्ट आता है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि में बुद्धि लब्धि का हम देखते हैं अर्थ, कि बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या होता है। बुद्धि लब्धि बुद्धि मापने का एक साधन है जिसकी सहायता से यह स्पष्ट होता है कि बालक मानसिक योग्यता में किस गति से विकास कर रहा है या किस गति से उसका विकास हो रहा है, तथा वह बुद्धि लब्धि के किस स्तर के अंतर्गत आता है। मंदबुद्धि बालक की जो स्तर है वो 81 से 90 होता है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि लब्धि के सोपान, यानी बुद्धि लब्धि में क्या क्या, बुद्धि लब्धि निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है मानसिक आयु, मेंटल एज। सेकंड है वास्तविक आयु, क्रॉनिकल एज। और थर्ड है बुद्धि लब्धि, यानी इंटेलिजेंस, IQ। अब देखते हैं हम बुद्धि की परिभाषाएं, यानी बुद्धि के लिए किन किन विद्वानों के क्या क्या मत हैं, जिसमें से सबसे पहले है फ्रीमैन। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नेक्स्ट आता है अल्फ्रेड बिने के अनुसार। अल्फ्रेड बिने कहते हैं बुद्धि 4 शब्दों में निहित होती है। पहला है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश और चौथा है आलोचना। थर्ड है बकिंगम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। बकिंगम कहते हैं सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अब देखते हैं हम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, यानी बुद्धि लब्धि IQ इक्वल्स टू मानसिक आयु, मेंटल एज डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु, क्रॉनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसको इंग्लिश में भी इधर लिख रखा है IQ इक्वल्स टू MA/CA इंटू 100। इससे हम निकालते हैं बालक की बुद्धि लब्धि। अब देखते हैं टर्मन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि लब्धि सारणी, यानी टर्मन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बालक की बुद्धि लब्धि किस तरह से ज्ञात करनी है यह बताया कि कितने % तक कौन सा बालक किस वर्ग में आता है। तो चलिए देखते हैं। 140 से अधिक वाले बच्चे प्रतिभाशाली यानी जीनियस बच्चे होते हैं और वह सिर्फ 1% होते हैं। सेकंड है 120 से 139
जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वह प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, यानी सुपीरियर होते हैं, और ये 5% ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 110 से 119 वाले बच्चे जो कि तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। इनको अबव एवरेज बच्चे भी कहते हैं, जो 14% होते हैं। इसके बाद में आते हैं 90 से 109 तक के बच्चे जो सामान्य होते हैं, एवरेज होते हैं, और ये 60% होते हैं। इसके बाद आता है 80 टू 89। यह बच्चे मंदबुद्धि बच्चे कहलाते हैं, यानी बिल्कुल डल होते हैं, और ये भी 14% बच्चे पाए जाते हैं। यह मंगोलिज्म प्रकार के जो बच्चे होते हैं वह ज़्यादातर मंदबुद्धि बालक होते हैं। नेक्स्ट आता है 70 टू 79 जो निर्बल बुद्धि वाले बालक होते हैं, जिन्हें फीमेल माइंडेड बच्चे कहते हैं, जो कि 5% होते हैं। इसके बाद आते हैं 50 टू 69 जो कि मूर्ख होते हैं, बिल्कुल फूल। इसके बाद आता है 25 टू 49 जो कि महामूर्ख या मूड होते हैं। इसके बाद आता है 25 से कम जो कि जड़ बुद्धि वाले होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, इडियट टाइप के। यह तीनों मूर्ख, महामूर्ख और जड़ बुद्धि वाले 1% बच्चे ही पाए जाते हैं। आगे देखिए, अब हम निकालते हैं बालक की बुद्धि लब्धि, जिसका मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, IQ इक्वल्स टू MA/CA इंटू 100। तो चलिए हम देखते हैं बालक की मानसिक आयु कितनी है, 9 वर्ष। बालक की वास्तविक आयु कितनी है, 11 वर्ष। और बालक की बुद्धि लब्धि अब हम निकालते हैं। लेकिन बालक की बुद्धि लब्धि निकालने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बालक की वास्तविक आयु से बालक की मानसिक आयु हमेशा कम होती है, और इसे हमेशा हमें कम ही रखना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगी तो बालक की जो हम बुद्धि लब्धि निकालना चाहते हैं वह नहीं निकल पाएगी। इसलिए हमें बालक की जो मानसिक आयु है वह वास्तविक आयु से हमेशा कम रखनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 ईयर कम रख रखा है। बालक की बुद्धि लब्धि का सूत्र IQ इक्वल्स टू MA/CA इंटू 100। IQ निकालते हैं अब हम। MA यानी मेंटल एज क्या है इसकी, 9, और CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज इसकी कितनी है, 11, यानी वास्तविक आयु इसकी 11 है और मेंटल एज इसकी 9 है, इंटू 100 जब हम करेंगे तो 900/11 लिखेंगे। तो इसके बाद इसकी जो IQ है, इंटेलिजेंसी है, वो 81% हमारे पास है, निकल के आता है। और अभी हमने देखा यहाँ सारणी पे कि 81 से 89 वाले बच्चे कौन से कहलाते हैं, मंदबुद्धि, जो कि डल होते हैं, 14% पाए जाते हैं और मंगोलिज्म टाइप के होते हैं। तो चलिए 81 आ गया। अब हम निकालते हैं इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लिखते हैं, उपयुक्त विवरण से निष्कर्षतः है बालक के भूत, भविष्य व वर्तमान के बारे में संबंधित जानकारी मिलती है तथा बालक की कमजोरी व रुचियों के बारे में पता चलता है। अतः परीक्षण के तत्पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक, जिस भी बालक के बारे में हम केस स्टडी बना रहे हैं उसका नाम यहाँ आ जाएगा कि बुद्धि लब्धि 81 होने के कारण वह एक, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वह एक मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में आता है। इस प्रकार इस श्रेणी के बालकों को अध्ययन व समायोजन की समस्या मुख्य रूप से होती है। चलिए दोस्तों, निष्कर्ष के बाद हमें देखना होता है इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स पर्टिकुलर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड, ये हमारी इंडेक्स है। और इंडेक्स में हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट कहाँ कहाँ किए हैं वो हमें लिखने होते हैं। तो देख लीजिए आप, सबसे पहले हमने किया था व्यक्ति इतिहास विधि, जिसमें हमें सबसे पहले देखा था परिचय,
उसके बाद में हमने देखी थी परिभाषाएं, उसके बाद देखी थी हमने विशेषताएं, उसके बाद में हमने गुण और दोष देखे हैं। नेक्स्ट हमने फिर किया है विशिष्ट बालक का परिचयात्मक विवरण, यानी विशिष्ट बालक के बारे में जो जानकारी थी वो हमने वहाँ लिखी है। उसके बाद में हमने लिखा है बालक का जन्म संबंधी विवरण। नेक्स्ट है बालक का विकास संबंधी विवरण। नेक्स्ट है बालक का शैक्षिक विवरण। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण। नेक्स्ट बालक के परिवार का समाज के साथ संबंध, बालक का अन्य लोगों के साथ संबंध, बालक की समस्या संबंधी विवरण, बालक की समस्या का निवारण, बालक का संपूर्ण विवरण। नेक्स्ट हमने किया था बुद्धि लब्धि, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले बुद्धि लब्धि का अर्थ। नेक्स्ट देखा था हमने बुद्धि लब्धि की सोपान। नेक्स्ट देखा था बुद्धि लब्धि की परिभाषाएं, जिनमें अल्फ्रेड बिने और टर्मन इन सब के बारे में, फ्रीमैन, इनके द्वारा हमने बुद्धि की परिभाषाएं देखी थी। नेक्स्ट हमने देखा था बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र, IQ = MA/CA/100। नेक्स्ट देखा था टर्मन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि लब्धि सारणी कि कौन से बच्चे किस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखा था हमने बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात की थी और उसके बाद हमने निष्कर्ष निकाल दिया। तो दोस्तों हमारी जो केस स्टडी की फाइल है वो यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आए वो आप लोगों को मिल जाए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।